गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 200 है और ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 200 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, भगत सिंह, बी डी सावरकर। बताइए। इसका आंसर है बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अभिनव भारत समिति यानी यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में स्थापित एक गुप्त समाज थी। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, शॉर्ट में बी डी सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत समिति की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी और 1904 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर कर दिया गया और 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बटलर समिति की स्थापना क्यों की गई थी? देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या हेतु। बी है इसका आंसर। देखिए, बटलर समिति या कमेटी रिपोर्ट 1927 में सर हारकोर्ट बटलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और भारत की देशी रियासतों और ब्रिटिश सत्ता के संबंधों की जांच करना इस समिति का मुख्य विषय था। इस समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और वर्ष 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुए? तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो हुआ था कॉर्नवालिस के काल में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वेलेजली के काल में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के काल में। तो केवल तीसरा ही यहाँ पर है, ए है इसका आंसर। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के काल में हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ हुआ वेलेजली के समय में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वॉरेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, तो केवल 3 है वहां पर उसका आंसर। ये कॉर्नवालिस है और ये वेलेजली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांत में मार्टिन वर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था? पश्चिमोत्तर प्रांत में मार्टिन वर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? ये किया गया था लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विलियम वेंटिक के शासनकाल में मार्टिन वर्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया और मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। आपको बताना है कि उपरोक्त को सही कालानुक्रम कौन कौन सा है इनमें। देखिए, माउंटबेटन योजना 1945 की है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, सॉरी बेबल योजना 1945 की है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, माउंटबेटन योजना 1947 की है। तो दूसरा, तीसरा और पहला कहाँ पर है? 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बेबल योजना हो गई 1945 की, कैबिनेट मिशन योजना हो गई 1946 की और माउंटबेटन योजना हो गई 3 जून 1947 की। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, भारत के विभाजन का कारण बनी कौन सी योजना? तो उसका आंसर माउंटबेटन योजना है। और भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी कौन सी योजना? उसका भी आंसर माउंटबेटन योजना है। एग्जैक्ट समय क्या है? 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो बनाई गई समिति थी उसका नाम क्या था?
उसका नाम था हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सरकार के द्वारा, कौन सी सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई, जिसने डॉयर का बचाव किया और सरकार ने अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर उनका पक्ष लिया। अत्याचारी अपराधी कौन थे? अंग्रेज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को सम्मानित भी किया गया। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पत्र और उसके प्रकाशक के नाम में कौन सा जो है मिसमैच है, यानी सही सुमेलित नहीं है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, नवजीवन लाल हरदयाल, सर्कुलर ए आजादी रामनाथपुरी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास सही है, सर्कुलर ए आजादी रामनाथपुरी सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बहुत पूछा गया एग्जाम में। श्यामजी कृष्ण वर्मा सही है। नवजीवन महात्मा गांधी का, ये लाल हरदयाल का नहीं है, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है अपने को, तो सी है इसका आंसर। देखिए नवजीवन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी, अन्य सारे के सारे सुमेलित हैं। ठीक है, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्व की मांग पर 1919 के एक्ट की कमजोरियों की जांच तथा उसके निदान के लिए गठित अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल था? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या रास बिहारी बोस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वराज्यों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी के एक्ट की कमजोरियों की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति की स्थापना की गई और इस समिति में 4 भारतीय शामिल थे। सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो डी सी आंसर हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किसने हिस्सा लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, और दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो भी दूसरे में। ठीक है, पहला 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा वाला हुआ 32 में, और साल के एंड में ही होते थे ये। तो महात्मा गांधी ने तो बिल्कुल हिस्सा लिया, सरोजनी नायडू ने भी इसमें हिस्सा लिया, 1 और 2 हो गया। घनश्याम दास बिड़ला भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, तो चारों के चारों ने हिस्सा लिया। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से रवाना हुए। इसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला और मीरा बहन भी थी। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी एनी बेसेंट। तो इन सबका नाम याद रखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, बी है इसका आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जबकि आंदोलन को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। नंबर 11 पर आ जाइए। हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, ठीक है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोखकर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। लंदन की टेम्स नदी की बात हो रही है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, स्पंज को आप दबाओगे और पानी में डालोगे तो पानी को सोख लेगा, फिर किसी दूसरे जगह उसको निचोड़ सकते हो। ये कथन है जॉन सुलिवन का, ऑप्शन नंबर बी। तो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने उपरोक्त टिप्पणी की थी कि उनकी जो कार्य प्रणाली है स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से चीज़ों को सोखती है और टेम्स में निचोड़ देती है, टेम्स के तटों पर। 12वां प्रश्न, 1880 में प्रकाशित प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक हैं? किसकी पुस्तक है ये? यह है राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें निहित अंधी आस्था के तत्वों को विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की।
जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थीं? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा असफ अली हो गई, उषा मेहता हो गई, राम मनोहर लोहिया इत्यादि ने बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर 1942 में भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया या उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा? ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा। प्रथम अफगान युद्ध 1838-1842, पंजाब का युद्ध 1845-1849, क्रीमिया का युद्ध 1854-1856। देखिए, अंग्रेज इन सारे युद्धों में हारे थे। क्रीमिया के युद्ध में, पंजाब के युद्ध में, पहला अफगान में, तो सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों युद्धों में ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1883 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया एल्बर्ट विल विवाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? शिक्षा, प्रेस, न्याय, कृषि। एल्बर्ट विल विवाद पर कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछे गए, यूपीपीसीएस में भी पूछे गए। इसका उत्तर है न्याय। तो 1883 में सरकार ने न्याय व्यवस्था से जुड़े एल्बर्ट विल को लागू करने का प्रयास किया। इस बिल में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, किंतु अंग्रेजों के विरोध के कारण इस बिल को वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत प्रश्न बने हैं 1833 के चार्टर एक्ट से, और 13 से भी और 53 से भी, तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए की गई थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सर सैयद अहमद खान के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, जॉन मिल, वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? जेम्स मिल। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहने वाले अथवा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों व सरदारों के संदर्भ में टिप्पणी की? क्या टिप्पणी की? इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक लहर ही क्या लिखा है? वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। किसकी है टिप्पणी? डलहौजी, कैनिंग, एलनबरो या हेनरी हार्डिंग? देखिए, टिप्पणी है लॉर्ड कैनिंग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उपरोक्त कथन लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहे थे। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं।
इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, तटस्थ थे क्या? शासक और सरदार। ठीक है, सभी लोगों ने तो भाग लिया नहीं था 1857 के विद्रोह में। 20वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कब मिला था? 1930, 1913, 1929, 1911। कब मिला था? वर्ष 1913 में। तो वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए, इसको याद रखिएगा, उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1913 में। 3 प्रश्न इससे निकल सकते हैं। ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए, और नोबेल पुरस्कार किसे? रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर को। तो ये 20 प्रश्न थे। इन सभी क्वेश्चन का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।